हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के इस फेसबुक पेज पर साहित्य कला संवाद में मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा हिमाचल के वीर सेना नायक जनरल जोरावर सिंह और भारतीय इतिहास के कुछ प्रसंग लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मैं अकादमी की ओर से आप सभी का इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। भारत का इतिहास गौरवमयी इतिहास रहा है और इस इतिहास में, भारत के इतिहास में जब हम लोग अतीत से लेकर वर्तमान तक आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि भारत का सैन्य इतिहास बड़े सुनहरे अक्षरों में, सुनहरे पन्नों में जो है वो लिखा गया है। हम प्राचीन काल में वेदों से लेकर प्राचीन विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद भारत में लिखा गया और हमारी जो ये लेखन परंपरा है वो नित्य नियमित और निरंतर जो है वो प्रभावित होती रही। आज उसी परिकल्पना में साहित्य कला संवाद के माध्यम से एकेडमी के द्वारा प्रदेश भर के महान विद्वानों को, लेखकों को, साहित्यकारों को लाइव एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करने का मौका दिया है। इस संदर्भ में यदि हम आज इस संदर्भ में चर्चा करें तो हम लोग देखते हैं प्राचीन काल से लेकर 1857 की क्रांति और उसके उपरांत भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भारत के लोगों ने, भारत की जनता में अपना महत्वपूर्ण योगदान और साथ में बलिदान जो है वो दिया है। मैं आज इस संदर्भ में आप सबके बीच में ये विषय लेकर आया हूँ। ये हमें इसकी पृष्ठभूमि में थोड़ा सा झांकना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं भारत के सैन्य इतिहास की, जब हम बात करते हैं भारत के गौरवमयी इतिहास की, तो हम लोग देखते हैं कि अग्रणी पंक्ति में के योद्धा, वीर, स्वतंत्रता सेनानी हमारे सुमुख प्रतीत दिखाई देते हैं। आज 1857 की क्रांति के समर में पहली राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में जब हम देखते हैं रानी झांसी, महारानी लक्ष्मीबाई का आज बलिदान दिवस है, हम आज इस माध्यम से उनको भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भारत का इतिहास अगर सुदूर हिमालय क्षेत्र से देखा जाए तो चुनौतियों भरा रहा है और इस संदर्भ में भारत के साथ आज से लेकर प्राचीन का स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता से बाद तक जब हम देखते हैं तो ये चुनौतीपूर्ण क्षेत्र या ये चुनौतीपूर्ण जो है वो रहा है। गत दिवस की घटना जिसमें हमारे देश के 20 वीर जवान, वीर सपूत सुदूर हिमालय में गलवान घाटी में LAC के ऊपर शहीद हुए, मैं अकादमी की अनुमति से अपने विषय को शुरू करने से पूर्व आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि उन वीर सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि हेतु हम 1 मिनट का मौन जो है वो सभी रखें और उसके बाद हम इस विषय को आगे जो है वो बढ़ाएंगे। ओम
मैं निश्चित तौर पर अकादमी का सहृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं आप सभी के बीच में अपने प्रदेश के एक महान सेना नायक जनरल जोरावर सिंह के संदर्भ में आप सभी के बीच में अपनी बात रखूं। मैं एक ऐसे वीर के संदर्भ में आपके साथ आज अपने विचार साझा करना चाहता हूं। मैं किसी व्याख्यान की दृष्टि से नहीं, अपितु आपके साथ संवाद के माध्यम से, परिसंवाद के माध्यम से आज आपके बीच में चर्चा जो है वो करूंगा। बहुत सारे विद्वान हमारे साथ जुड़े हैं। आशीर्वाद के लिए डॉक्टर ओपी शर्मा जी, माननीय इंदर जी, माननीय चेतराम जी, डॉक्टर करण सिंह जी, आप सभी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मैं आप सभी को सादर नमस्कार करता हूँ। एक ऐसे वीर सपूत के संदर्भ में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ जिसकी वीर गाथाओं को आज भी भारत में और विदेशों में काल्पनिक अर्थ की कल्पना की ऐसा समझा जाता है कि वो अद्वितीय है, अकल्पनीय है। वैसा विषय, ये घटनाएं या इस प्रकार की वीर गाथा हो ही नहीं सकती। मैं इस संदर्भ में, इस चर्चा में एक विषय आपके साथ कोट करना चाहता हूं। जब मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इस महान वीर सपूत के संदर्भ में अपना शोध कार्य करूं, 2001 में जब मैं जनरल जोरावर सिंह महाविद्यालय धनेटा में इतिहास के प्रवक्ता के पद पर कार्य करना मैंने शुरू किया, तो उसमें मैंने भी व्यक्तिगत रूप से पहली बार जोरावर सिंह का नाम सुना। इस कड़ी में निरंतर आगे जब हम मिलते गए, आगे हम लोग चलते गए, तो बहुत कम लोग इस महान सेना नायक के बारे में बहुत कम जो है वो जानते थे। मुझे ये मौका मिला कि मैं इनके ऊपर कार्य करूं, तो उनके जीवन वृत्त के संदर्भ में मैं चर्चा करने के पूर्व नाभिष्को न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृग विक्रमार्जिते राजस्य स्वयमेव मृगेंद्रता, अर्थात जंगल में रहने वाले प्राणी सिंह का कभी राज्याभिषेक नहीं करते। सिंह अपने पराक्रम के बल पर स्वयं ही मृगेंद्र अर्थात जंगल का राजा कहलाता है। जब हम जनरल जोरावर सिंह के जीवन इतिहास को देखते हैं तो उनके इस जीवन इतिहास में सिंह की ये परिकल्पना जो है, सिंह के इसी पराक्रम की झलक जो है वो हमें देखने को मिलती है। जनरल जोरावर सिंह ने सुदूर हिमालय में अभियान करके सभी को अचंभित किया। हम लोग सुदूर हिमालय में एक दिन पूर्व की घटना की चर्चा कर रहे हैं। आज हम जिस सामरिक दृष्टि से उस सुदूर हिमालय की बात और चर्चा कर रहे हैं, जनरल जोरावर सिंह इतने दूरदृष्टा थे कि आज से 200 वर्ष पूर्व ही उन्होंने इस हिमालय की सामरिक महत्व को समझ लिया था और अपने वीरता, पराक्रम और शौर्य से उस ओर अभियान करके उस क्षेत्र को भारत का अभिन्न अंग जो है वो बनाया था। अब मैं चर्चा में उनके जीवन वृत्त को आगे ले जाने से पूर्व आपसे एक संवाद करना चाहता हूं कि जब जनरल जोरावर सिंह महाविद्यालय से मैं कार्य करना शुरू किया, तो उसी दौरान मैं शोध संस्था नेरी में भी मेरा आना जाना शुरू हुआ। हम इनके ऊपर एक शोध कार्य करना चाह रहे थे। सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने जीवाजी विश्वविद्यालय से इस विषय के ऊपर मुझे शोध कार्य करने का मौका मिला। तो इस संदर्भ में जब इस संदर्भ में कार्य करना शुरू हुआ, तो बहुत सारे लेखकों, बहुत सारे इतिहासकारों ने, जिन्होंने जनरल जोरावर सिंह के संदर्भ में लिखा था, पढ़ा था, व्याख्यान किया था, उसको पढ़ने का, समझने का मौका जो है वो हमें वहां पर प्राप्त हुआ। इस सारे जो शोध कार्य में 2-3 बिंदु जो चर्चा में मैं आप सबके ध्यानार्थ लाना चाहता हूं, वो ये हैं कि 3 या 4 प्रकार के ऐसे सोर्सेज हैं जो शायद ही इससे पहले उन सोर्सेज के माध्यम से
जनरल जोरावर सिंह के इतिहास को या जनरल जोरावर सिंह के विषय को देखा गया, जिनमें मैं सबसे जो पहला आपके साथ कोट करना चाहता हूं वो सत्रोत है हमारे पास। लामा लोंजंग छुलठिम छेपल ये व्यक्ति का नाम है और उनकी आत्मकथा का नाम है लामा छुलठिम नीमा अणियाय नामचर। क्लासिकल तिब्बती में ये ग्रंथ लिखा गया है। इसको तिब्बती लैंग्वेज में पोथी कहा जाता है। ये 1848 में रिंजोंग गोम्पा में लद्दाख में प्रकाशित हुई है। और ये शोध संस्थान, जब मैं अपना शोध का कार्य कर रहा था तो शोध संस्थान नेरी में ये पोथी थी। सौभाग्य से संस्थान के निदेशक और समन्वयक चेतराम जी से, माननीय चेतराम जी से इस संदर्भ में चर्चा हुई और मेरा ये सौभाग्य था कि उस समय हिमाचल प्रदेश के एक महान विद्वान, इतिहासकार, लेखक छेरिंग दोरजे जी भी शोध संस्थान नेरी में आए हुए थे और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उस पोथी को क्योंकि मैं तिब्बती नहीं जानता था, तो उन्होंने शोध क्षेत्रों में जो एक भ्रांति का वातावरण पैदा किया जाता है, जो इतिहास लेखन है उसमें कई प्रकार की बात इस दृष्टिकोण से की जाती हैं कि जिनको हम लोग उसी को सत्यार्थ मानते हुए उन्हीं को हम आगे से आगे डिस्प्ले करते हैं। जनरल जोरावर सिंह के संदर्भ में जिस लामा की आत्मकथा है, उन्होंने 3 बार जोरावर सिंह के साथ व्यक्तिगत बात की है और व्यक्तिगत बात का तो वर्णन उन्होंने किया ही है। साथ में जोरावर सिंह का 1834 से लेकर 1841 तक का जो जीवन वृत्त है, जिसमें उनका लद्दाख में आना जाना हुआ, उसके साथ साथ वो तो वर्णन है, उसके साथ साथ उन्होंने आगे जो वर्णन किया है वो उसमें की समाज, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का भी वर्णन उसमें किया है। लामा उसमें ये लिखते हैं कि व्यापार उन्नति के शिखर पर है। केवल लद्दाख के व्यापारी नहीं बल्कि बाहर के व्यापारियों का भी आना जाना और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें भी वैसे चल रही हैं। जिस प्रकार की जनता टैक्स देती थी उसी प्रकार का टैक्स है, कुछ ज़्यादा बढ़ाया नहीं गया है। प्रशासनिक कुशलता के बारे में उसमें वो जानकारी जो उसमें दी गई है। और इसके साथ साथ ये भी उन्होंने लिखा है कि उस समय जोरावर सिंह द्वारा किसी भी अन्य मतावलंबी को प्रताड़ित नहीं किया गया। जितने भी वहां पर गोम्पास थे, जितने भी वहां पर लामास थे, उन सभी ने उनको वहां अन्न चाहिए या और किसी प्रकार की सुविधा चाहिए वो उन्होंने प्रदान की। तो इस प्रकार से जब हम ये देखते हैं कि उस समय का तात्कालिक जो परिस्थिति है, तात्कालिक जो व्यवस्था है, जो व्यक्ति उस समय लद्दाख में रहा है, जिस व्यक्ति ने वजीर जोरावर सिंह के साथ चर्चा की है, बात की है और उसको उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, आज तक हमने उस विषय को किसी और दृष्टिकोण से देखा और पढ़ा है। तो इस संदर्भ में एक सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो है वो इस शोध कार्य में ये जो पोथी है, जो ग्रंथ है, वो उसका सहयोग जो है वो उसके लिए लिया गया है। दूसरा जो मत मैं यहाँ पर एक और बात कहना चाहता हूँ। पहले सोर्स के अलावा जो प्राइमरी सोर्स ये हमने उसमें देखा, उसके साथ साथ साक्षात्कार लिए गए। अब साक्षात्कार किसके लिए गए? साक्षात्कार लिए गए जोरावर सिंह की जो आगे की पीढ़ियां हैं, पांचवी, छठी और सातवीं पीढ़ी। वर्तमान में वो जम्मू के रियासी में विजयनगर शहर में गांव में रहते हैं। और जब ये शोध कार्य चल रहा था तो जानकारी लगी कि उनके परिवार के सदस्य वहां पर हैं और मुझे वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब उनके साथ चर्चा की गई, उनके साथ बातें की गई, तो चूंकि जैसा कि शोध संस्थान या माननीय ओपी शर्मा जी का ये विचार जो मैं आप सभी के सम्मुख यहाँ पर जरूर रखना चाहूँगा कि वर्तमान में शोध जो है वो केवल पुस्तकालयों और लाइब्रेरी का विषय नहीं है, आपको समाज में जाकर शोध करने की परम आवश्यकता है। उस दृष्टिकोण को अपनाते हुए, उस बात को आत्मसात करते हुए जब उन परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो
कई और परतें जो है वो उसमें खुली। इसमें मैं एक विशेष यहाँ पर आपके साथ साझा करना चाहता हूँ अपने विचार को, कि जन्म स्थल के संदर्भ में जो आज सुबह ही एक पोस्ट फेसबुक पे हुआ और उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि समाचार पत्रों में या बाकी जगहों के ऊपर जनरल जोरावर सिंह के जन्म स्थल के संदर्भ में एक चर्चा उसमें शुरू की। मैं वो भी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जोरावर सिंह के जब ये विषय उनके परिवार के साथ चर्चा चल रही थी, तो अंसरा में जब सोर्सेज कलेक्ट किए जा रहे थे, रेवेन्यू सोर्सेज के ऊपर चर्चा विषय चला हुआ था, तो उसमें हमने देखा कि गांव अंसरा की जो सजरा नस्ब है, जो हम लोगों ने जिला हमारे राजस्व अधिकारी हमीरपुर से प्राप्त की, और एक सजरा नस्ब जो है वो रियासी के जिला राजस्व अधिकारी से प्राप्त की। इन दोनों की सजरा नस्ब को जब मैच किया गया, जब उनके ऊपर अध्ययन किया गया, तो पाया गया कि दोनों सजरा नस्बों में परिवार का कुर्सीनामा एक ही मिलता है। यहां पर जोरावर सिंह से शुरू होता है और वहां हम दूसरी तरफ देखते हैं तो हरजे सिंह से शुरू होता है। और ये सजरा नस्ब जो है उसमें ये बात तय होती है कि जोरावर सिंह का जन्म स्थल या जोरावर सिंह जो थे वो अंसरा के रहने वाले थे। इस संदर्भ में किसी प्रकार का ये अपने अध्ययन के आधार पर मैं अपने विचार आपके साथ आपके सम्मुख साझा कर रहा हूं। अगर इसमें भी किसी इतिहास में शोध निरंतर चलता रहता है, मैं अपने शोध के आधार पर, अपने विचार के आधार पर यह विषय आप सभी के सम्मुख जो है वो रख रहा हूं कि इस प्रकार से भू राजस्व रिकॉर्ड से जानकारी जो है वो मिली। साथ में जब साक्षात्कार लिए गए तो उसमें जो अंसरा में रहने वाले उनके चिनौरिया परिवार, ये चिनौरिया गोत के राजपूत हैं और 2 ही परिवार अंसरा में हैं और बाकी जो हैं वो वहाँ आपके रियासी में, जिसको विजयनगर में। परिवार के लोगों का मानना है, उनका कहना है कि वो वर्ष में 1 बार या 2 बार उनका जो कुल देवता है वो बाबा बालकनाथ है, तो वहाँ पर वो दर्शन के लिए आते हैं और आज भी अपने गांव में जाते हैं। वही बात अंसरा के उन परिवारों का कहना है कि वहाँ के लोग यहाँ आते हैं और वो इस प्रकार से यहाँ पर अपना जब माथा टेक के वहाँ पे आते हैं बाबा बालकनाथ से, तो कुछ दान दक्षिणा या यहाँ पर यज्ञ हवन वगैरह जो है वो यहाँ पर भी करते हैं। तो इस प्रकार से ये उनके साथ जो परिवार के साथ जो चर्चा हुई या जो जानकारियाँ हमें लगी, हमने उनको भी कहीं ना कहीं इसको बीच में देखने का या इसके ऊपर अध्ययन करने का प्रयास जो है वो किया है। तो इस प्रकार इसके अलावा एक और जो मेन सोर्सेज है अलेक्जेंडर कनिंघम की लद्दाख, जिसमें महता वस्ती राम द्वारा जो है जो अपना अकाउंट, अपना जो लेख उन्होंने लिखा था अलेक्जेंडर कनिंघम के कहने के ऊपर, और उन्होंने अपने ऊपर जो है वो उसी महता वस्ती राम के लेख को अपनी पुस्तक लद्दाख में जो है वो प्रेषित किया है। जनरल जोरावर सिंह के अदम्य साहस, वीरता के चर्चे आज भी रियासी और उसके पूरे जम्मू क्षेत्र में जनता के बीच में है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि इस महान योद्धा का एक बहुत ही बड़ा योगदान, बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो देश के लिए रहा है। मैं एक जो चर्चा पहले करने जा रहा था वो विषय अभी आपके साथ साझा कर रहा हूं। जम्मू में 2016 में जब जम्मू की संस्कृति सभ्यता के ऊपर एक राष्ट्रीय सेमिनार जम्मू विश्वविद्यालय में हो रहा था, तो उसमें मेरा व्यक्तिगत मिलना लेफ्टिनेंट जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल से हुआ और कई सारी पुस्तकें या कई सारे सामग्री जो है जो जनरल जोरावर सिंह के या डोगराज के ऊपर उनके पास थी वो हमें उपलब्ध हुई, जिसका एक वाकया मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि 1961 में जब वो स्टाफ कॉलेज में जनरल जोरावर सिंह की वीर गाथाओं के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, जब उसके ऊपर उन्होंने बताया कि एक ऐसा महान योद्धा जो -40 डिग्री टेम्परेचर में भी अपने 5 गुना ज़्यादा सेना के साथ भी 3 दिनों तक लड़ता रहा और किस प्रकार से लड़ा, वो सारी जो चर्चा जब उन्होंने उन सभी के स्टाफ कॉलेज में रखी,
तो ब्रिटेन के एक अधिकारी जो वहाँ पर प्रशिक्षण लेने के लिए आए हुए थे, वो रिटर्न डॉक्यूमेंट मेरे पास है जो गोवर्धन सिंह जम्वाल जी ने हमें दिया है। गोवर्धन सिंह जम्वाल जी आज भी जम्मू में इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम लोग उनके साथ चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं। तो उन्होंने वो लिखकर जो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन है वो भी दिया है, उनका इंटरव्यू भी हमारे पास है। तो उन्होंने बताया कि उस अधिकारी ने खड़े होकर उनसे पूछा कि जोरावर सिंह की जो बात आप बता रहे हैं, जिस क्षेत्र से आप उनके जाने की बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी सेना को साथ में ले जाने की बात कर रहे हैं, -डिग्री टेम्परेचर में लड़ने की बात कर रहे हैं, कहीं ये आपके रामायण और महाभारत की तरह मिथ्य तो नहीं है? तो गोवर्धन सिंह जम्वाल जी ने कहा, ना तो हमारे रामायण और महाभारत मिथ्य हैं और ना ही जनरल जोरावर सिंह की जो मैं बात आपके साथ कह रहा हूं ये मिथ्य है। उन्होंने उस संदर्भ में कहा कि अगर रामायण और महाभारत के संदर्भ में आप कितनी चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं, ये आपके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन जनरल जोरावर सिंह के संदर्भ में, उसकी वीरगाथा के संदर्भ में जो बात मैं आप सभी के सम्मुख रख रहा हूं, ये मैं अपनी केवल अपने आधार पर नहीं बल्कि आपके ही देश के लेखक अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1854 के लगभग लद्दाख नामक किताब में लिखी है। यदि आपको इसके ऊपर थोड़ी सी भी संशय है तो आप इस किताब को जो है वो पढ़ सकते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार, मतलब जब सैनिकों के बीच में जनरल जोरावर सिंह के इस संदर्भ में, उनकी इन गाथाओं, उनकी इन वीरता के संदर्भ में चर्चा हो रही है, उस संदर्भ की बात जब रखी जा रही है तो उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा रहा है। एक कैसी विडंबना हम लोग देखते हैं। मतलब हमारे मन में एक जो बात है, जो हम लोग सोचते हैं, किश्तवाड़ से आज भी बया जांस्कर जाना जो है वो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जनरल जोरावर सिंह ने पहली बार एक रास्ता फॉलो किया और दूसरी बार दूसरा रास्ता फॉलो किया। स्ट्रैटेजिक दृष्टि से मतलब जो रणनीति उनकी थी वो बड़ी कमाल की रणनीति, हम लोग पढ़ते, उसको हम लोग चर्चा आगे हम लोग करेंगे। गुलाबनामा उसमें वहाँ लिखा गया, उस गुलाबनामा में भी जनरल जोरावर सिंह के संदर्भ में चर्चा आती है। बाबा सतेंद्र सिंह की किताब में KM पाणिकर ने जो किताब लिखी, उसमें जो लद्दाख में गाई जाने वाली जो गाथा है उसका वर्णन जो है वो उन्होंने किया है। CL दत्ता, सुखदेव सिंह चाड़क, इन सभी ने जोरावर सिंह के संदर्भ में एक चर्चा परिचर्चा जो उसमें की है। इतिहास के संदर्भ में जब नए अन्वेषण होते हैं तो उस संदर्भ को भी आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। सुखदेव सिंह चाड़क जी ने भी जनरल जोरावर सिंह के जन्मस्थल के विषय में वही कुछ लिखा था जो प्राचीन किताबों में लिखा हुआ था, कई सुनी किताबों में लिखा हुआ था। लेकिन वर्तमान में जब वो अपना अध्ययन आगे बढ़ाते रहे तो 2003 के लगभग या 2000 के लगभग जो उनकी नई किताब बाद में आई तो उसमें भी उन्होंने स्वीकार किया कि उनका जन्म इस आधार पर जो है वो फैक्ट्स उन्होंने उसमें दिए हैं जिसके आधार पर उनका जन्म जो है वो हम लोग अंसरा से जो है वो मान सकते हैं। तो इस प्रकार हम एक बात यहाँ पर जो एक समाज में भ्रांति और जिस प्रकार का विषय या डिस्कशंस यहाँ पर चलती है, मेरा सभी से आग्रह है कि तथ्यपूर्वक जो इन्फॉर्मेशंस है, मैंने अभी आपसे साथ बात की कि सुबह जब वो फेसबुक के ऊपर जब वो पोस्ट डाली गई तो उसमें लिखा गया था कि गूगल गुरु में, गूगल इनसाइक्लोपीडिया में ये विषय आता है। अगर उसमें वो विषय आता है वो अलग विषय है, लेकिन मैं एक तथ्यपूर्वक इन्फॉर्मेशन जो है वो आप सभी के साथ आज साझा जो है वो कर रहा हूँ। तो इस प्रकार हम जोरावर सिंह के संदर्भ में, जोरावर सिंह के जीवन वृत्त के बारे में जब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं तो मैं आपके साथ अब इनके जन्म और इनकी आगे की जो यात्रा है उसका वर्णन आपके साथ साझा करना चाहूँगा। जोरावर सिंह का जन्म अप्रैल 1786 में अंसरा गांव में हुआ और बचपन से ही बड़े वीर योद्धा और बड़े बलिष्ठ शरीर के थे। किन्हीं परिस्थितियों के कारण जल्दी ही अपना घर छोड़ना पड़ा और वहाँ से वो हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में मरमत गलियाँ के एक जमींदार जसवंत सिंह वहाँ आए हुए थे, तो उन्होंने देखा कि एक युवा उस वहाँ पे है, तो उन्होंने उसके साथ बात की और उनको अपने साथ जो है वो मरमत गलियाँ, डोडा, जो जम्मू का डोडा है, वहाँ वो अपने साथ ले गए। इसके साथ वहीं पर वो जसवंत सिंह के पास रहे और बाद में गुलाब सिंह की सेना में वो चले गए।
मैं एक बात और आपके साथ यहाँ पर इस विषय को, उनके जीवन को आगे वृत्त को बढ़ाने से पहले रखना चाहता हूँ कि भारत कला भवन बनारस में जोरावर सिंह के संदर्भ में एक फाइल जो है वो हमें मिली, एक स्क्रोल पेंटिंग हमें मिली। उसमें लगभग एक स्क्रोल, बहुत लंबा स्क्रोल है, और साथ में 10-12 पेंटिंग्स अलग से दी गई हैं। उस स्क्रोल का जब अध्ययन किया गया तो एक बात सामने आई कि जोरावर सिंह ने लद्दाख जाने से पूर्व, सुदूर हिमालय की ओर अभियान करने से पूर्व, वहाँ की पूरी जियोग्राफी का पूर्ण वर्णन जो है वो उस पेंटिंग के माध्यम से उसका पूर्ण अध्ययन जो है वो किया हुआ था। जोरावर सिंह की मिलिट्री स्ट्रैटेजी, जो उसका सैन्य कौशल है और सैनिक स्ट्रैटेजी है, जब उसका हम लोग आंकलन और चर्चा करते हैं तो हम लोग उसमें भी देखते हैं कि किस प्रकार से वो ऐसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं जिसका वर्णन हमें अर्थशास्त्र में भी मिलता है। भारत की जो युद्ध की जो पॉलिसीज रही हैं उसका उनका अच्छा ज्ञान जो है वो रखते थे, ऐसा वर्णन हमें उसमें भी मिलता है। तो इस प्रकार जोरावर सिंह, और वहाँ पर जब ये किश्तवाड़ गए तो किश्तवाड़, जब उस पेंटिंग्स की हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो उस पेंटिंग में जब जो 10 पेंटिंग अलग से हैं उसमें एक पालकी उनके साथ चलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उस पालकी में कोई बैठा नहीं दिखाई दे रहा। तो उस पालकी के ऊपर, क्योंकि वो पेंटिंग्स 10 पेंटिंग्स थी, तो उसके ऊपर बार बार फोकस हो रहा था कि अब इसके ऊपर ये पालकी किसकी होगी, क्योंकि ये भी जानकारी थी कि उनका जनरल जोरावर सिंह की पत्नी जो थी आशा देवी, वो भी उनके साथ उस अभियान में गई थी जब लास्ट अभियान उनका वहाँ का चल रहा था, लेकिन पालकी में तो कोई बैठा नहीं है। इस संदर्भ में जब हमने देखा और परिवार से बात की तो उन्होंने कहा कि ये देवी के उपासक थे और मसेल माता का एक मंदिर है किश्तवाड़ में, उसके वो उपासक थे। हमने जब इसके ऊपर थोड़ा सा और चिंतन मंथन, सभी विद्वानों से चर्चा हुई और जानकारी कलेक्ट करने का प्रयास किया, तो आज भी मसेल माता की जो आरती गाई जाती है उसमें जोरावर सिंह का नाम आता है। हो सकता है कि वो उनकी अस्तात्री देवी हों और साथ में उनको वो एक शक्ति रूपेण संस्था, शक्ति के रूप में अपने साथ वो उसको उसको अपने साथ ले जाते हों, लेकिन वो एक बहुत ही भारतीय दृष्टिकोण से, भारत के नज़रिए से और युद्ध पद्धति और स्ट्रैटेजी में जब हम लोग देखते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो हमें दिखाई देता है। इस प्रकार जब वो मरमत गलियां में आए तो बाद में महाराजा गुलाब सिंह की सेवा में आ गए, और गुलाब सिंह की सेवा में जब वो आए तो वहाँ पर उन्होंने देखा, गुलाब सिंह के साथ उनको रियासी से एक सैनिक के रूप में भेज दिया। तो रियासी में जमींदार के, वहाँ का जो जागीरदार था उसके साथ निकटतम हो गए, और जो योद्धा होता है, जो योग्य होता है, वो अपने आप ही कहीं ना कहीं अपना स्थान बना लेता है। तो उनको पत्र, जो रियासी से पत्र व्यवहार राजा के साथ, जम्मू के साथ होता था, उस संदर्भ में में जोरावर सिंह का ड्यूटी जो है वहाँ पर असाइन की गई। कुछ महीनों तक वो जब जाते आते रहे, पत्र व्यवहार करते रहे, तो राजा के साथ मुखातिब हुए तो उन्होंने उनके साथ चर्चा की कि आपका जो राशन है वो बहुत सारा व्यर्थ होता है, अगर आप इसकी एक कोई योजना बनाएं तो अच्छे ढंग से हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि इसकी योजना के लिए जो हो सकता है वो आप करें। तो इस संदर्भ में उन्होंने उनको सप्लाई इंस्पेक्टर बना दिया कि जितने भी किले जम्मू के सराउंडिंग्स में थे उनकी जो सप्लाई है उसका दायित्व आप देखेंगे। रियासी में मुझे एक और इन्फॉर्मेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट लगी कि उन्होंने बताया कि उसमें जितने भी जम्मू रियासत के राजा के यहाँ जो सैनिक थे उनको अनाज दिया जाता था, कि वो अपना भोजन वहाँ पर सैलरी के साथ अनाज दिया जाता था। जोरावर सिंह ने सबसे पहले रियासी में अनाज के स्थान पर वहाँ पर भोजन बनाने की व्यवस्था करी, लंगर व्यवस्था जिसको हम लोग कह सकते हैं, कि सभी जो सैनिक हैं उनको वहाँ पर भोजन बनाया जाएगा, किसी को अनाज नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सैनिक के रूप में उन्होंने देखा कि किस प्रकार से जो है वो अनाज को बाद में बेचा जाता है, अनाज बच जाता है। इस प्रकार की कई बातें उन्होंने नोट की होंगी। तो उसके बाद सैनिकों को सीधा अनाज देने के बजाय सैलरी उनको दी जाती थी और भोजन की व्यवस्था जो है वो वहीं पर की जाती थी। ये व्यवस्था, ये जानकारी भी वहाँ पर हमें वो उसके नाते उन्होंने की। और फिर वहाँ से बाद में उनको वहाँ का जागीरदार बनाया गया
और उसके बाद उनको जागीरदार बनाने के बाद जब 1821 में किश्तवाड़ के ऊपर गुलाब सिंह ने उनको अपने अधीन कर लिया, तो इनको किश्तवाड़ का वजीर जो है वो बना दिया गया, वहाँ का गवर्नर जो है वो बनाया गया। और 1821 से लेकर 1834 तक वो वहाँ के गवर्नर रहे। और इस दौरान उन्होंने, जब मैं इनकी एक योद्धा के रूप में, कूटनीतिज्ञ के रूप में चर्चा कर रहा हूँ, तो मैं ये बात भी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि वो स्वयमेव सैनिकों की भर्ती करते थे। और किश्तवाड़ एक बड़ा ऊबड़ खाबड़ और बड़ा पहाड़ों के बीच में क्षेत्र है, तो वो उनकी जो ट्रेनिंग्स थी भार उनको देकर और सारी चीज़ों को लेकर कड़ी ट्रेनिंग दी जाती थी। और उस कड़ी ट्रेनिंग में भर्ती करने के बाद जो पास नहीं होता था उसको वो सेना से लेफ्ट आउट, मतलब उनको बाहर कर दिया जाता था। जो उस कठोर उस प्रशिक्षण में पास होते थे उन्हीं को जो है वो आगे बढ़ाया जाता था। और ये वहाँ पर उन्होंने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सेना का गठन जो है उन्होंने वहाँ पर किया। और इसके बाद उन्होंने अपनी सैन्य अभियान, अपनी सैन्य तैयारियाँ जो हैं वो उन्होंने अपनी शुरू कर दी। और सैन्य तैयारियों के बाद सबसे पहले जो है वो हम लोग देखते हैं कि इन्होंने दो मार्ग, जैसे मैं पहले आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ, किश्तवाड़ से बाया शुरू होते हुए कारगिल और ले जो 336 मील का रास्ता है, और दूसरा किश्तवाड़ से बाया जांस्कर जो कि 275 मील का रास्ता है। लेकिन ये रास्ता बड़ा ऊबड़ खाबड़ है, यहाँ से आज भी जाना जो है वो खतरे से खाली नहीं है। किश्तवाड़ में जब हम लोग उसको आगे जाना चाह रहे थे तो उन लोगों ने हमें इनकार किया कि आप अकेले नहीं जा सकते, और ये बड़ा दुर्गम क्षेत्र है, बड़ा दुर्गम स्थान है, आपका यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। जब ये चर्चाएं वो हमारे साथ कर रहे थे तो हम ये सोच रहे थे, हमारे मन में एक मस्तिष्क में एक बात आ रही थी कि हम अकेले जाने में ही इतने कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, ये परिस्थिति हमारी बन रही है। लेकिन यदि अगर हम लोग देखें कि इतनी सेना लेकर वहाँ से गुजरना है, राशन लेके जाना है, तोपों को लेकर जाना है, इन सारी व्यवस्था को लेके जाना है, तो उस महान योद्धा ने किस प्रकार से उस सेना का गठन किया होगा। मैं तो निश्चित तौर पे जनरल जोरावर सिंह के एक एक सैनिक को प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि वो कितने महान लोग रहे होंगे जिन्होंने सर्वस्व अपना निछावर कर दिया, लेकिन देश की सीमाओं के ऊपर आंच नहीं आने दी। जोरावर सिंह के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र में आगे बढ़े। 1834 में जनरल जोरावर सिंह अपनी सेनाएं लेकर लद्दाख की ओर बढ़े। लद्दाख की हिस्ट्री, लद्दाख का ज्ञान, हम क्योंकि समय सीमा में हम लोग बंधे हैं, इस संदर्भ में मैं आपके साथ एक संवाद की दृष्टि से इस विषय को ऐतिहासिक तथ्यों के साथ रख रहा हूं कि लद्दाख में जाने के बाद उन्होंने लद्दाखियों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार जो है वो नहीं किया। ये लामा की उस पोथी से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, और उस कालखंड में उस तब के लिखे हुए सोर्सेज जो हैं उनसे भी हमें जानकारी लगती है। 1964 में नरसिंह दास नरगिस ने दो किताबें उर्दू में लिखी, एक गुलाब सिंह और एक जोरावर सिंह। हालांकि वो शोध कार्य नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों का जीवन वृत्त जो है वो बड़े डीप और अध्ययन, मतलब शोध परक अध्ययन के आधार पर जो है वो उसमें दिया गया है। तो उसमें जानकारी लगती है कि किस प्रकार से वो जनरल जोरावर सिंह जो हैं वो महाराजा गुलाब सिंह के कितने नज़दीक से और कितने शिद्दत के साथ और कितने साहस के साथ वो आगे जो है वो बढ़े। लद्दाख की ओर जब वो बढ़े तो 1834 में वहाँ पर पहुँचे। लद्दाख में जनरल जोरावर सिंह ने केवल उन लोगों को उन्हीं को सजाएं दी हैं जिन्होंने जोरावर सिंह के सैनिकों को नुकसान पहुंचाया है। और जनरल जोरावर सिंह के सैनिकों को नुकसान कभी किसी आम जनता ने कभी भी वहां पर असाइनमेंट्स या किसी प्रकार का विद्रोह जो है वो नहीं किया है। यहाँ पर अभी एक चर्चा बीच में भी बात आ रही है कि कुछ लोग कमेंट्स में दे रहे हैं कि उनका जन्म जो है वो बिलासपुर बताया जाता है। मैं इससे पूर्व आपके साथ एक लंबी चर्चा कर चुका हूँ कि महोदय, इस संदर्भ में मैं लंबी चर्चा इसमें कर चुका हूँ कि किस प्रकार से भारत के आपके जिला हमीरपुर के और रियासी के रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है उस इन्फॉर्मेशन को तथ्यपरक रूप से हमने आप सभी के सम्मुख रख दिया है।
अगर इसके बावजूद भी इसमें शोध की कोई गुंजाइश रहती है तो संभावनाएं खुली हैं। लेकिन जो अपने शोध के आधार पर, अपने अध्ययन के आधार पर हमने जिस चीज को पाया है, तथ्यात्मक दृष्टि से जिसे हमने देखा है, समझा है और इसका अध्ययन किया है, विश्लेषण किया है, उसके आधार पर जनरल जोरावर सिंह का जो जन्म स्थान है वो अंसरा ही आता है। तो इस प्रकार 1834 में वो वहां पर गए और 1838 तक आते आते, और 1834 में भी उन्होंने केवल रेवेन्यू की बात की थी, लद्दाख के राजा से लद्दाख को जम्मू का अभिन्न अंग नहीं बनाया था। वो जाकर 1838 में बनाया, जब बार बार वहां पर किसी प्रकार का रिजाइनमेंट हो रहा था। 1839 में इन्होंने अपना अभियान बल्तिस्तान और स्कर्दू की ओर किया। मैं इस विषय को फिर आपके साथ एक चर्चा के संदर्भ में छोड़ना चाहता हूं। ये वही बल्तिस्तान और स्कर्दू है, वही गिलगित क्षेत्र है जो आज की दृष्टि में भी सामरिक दृष्टि से एक चिंता का विषय बना हुआ है। जहां पर कल की जो घटनाएं हुई वो क्षेत्र था जहां से जोरावर सिंह अपनी सेनाओं को लेकर पश्चिमी तिब्बत की ओर बढ़े थे और हिमालय मानसरोवर तक वो पहुंचे थे। 200 वर्ष पूर्व भी इस दृष्टिकोण को समझना कि सामरिक दृष्टि से सुदूर हिमालय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस संदर्भ में जोरावर सिंह को हम शत शत नमन जो है वो करते हैं। 1840 में बल्तिस्तान और फिर पश्चिमी तिब्बत का अभियान जो है वो उनका होता है। और इस अभियान में जब हम लोग देखते हैं, जोरावर सिंह जब जाते हैं तो यहाँ पर जो उनका युद्ध कौशल है वो बड़े अलग तरीके से दिखाई देता है। हालांकि स्ट्रेटजी के नाते जब हम देखते हैं कि जब वो किश्तवाड़ से लद्दाख की ओर आते हैं तो पहले वो सुरू वैली वाला रास्ता लेते हैं, लेकिन जब वहां पर किसी प्रकार की रिजाइनमेंट्स होती हैं तो वो उसके बाद कि वहां पर भी किसी प्रकार के नाके लगा दिए गए होंगे, किसी प्रकार से उसको चेक कर दिया होगा, तो उन्होंने जांसकर के रास्ते को फॉलो किया जो बड़ा दुर्गम था, स्ट्रेटजी को चेंज किया। लेकिन जब वो अपने पश्चिमी तिब्बत की ओर जो अभियान करते हैं तो उसमें जो है वो अपनी रणनीति, कितने युद्ध कौशल उनके अंदर था ये वहां पर दिखाई देता है, कितने कूटनीतिज्ञ थे वो उसमें दिखाई देता है। इसका एक जिक्र मैं आपके साथ करना चाहता हूं। 7 अगस्त 1841 की घटना है टोक प्रोल के पास, जिसको टोक प्रोल का युद्ध कहा जाता है। आज भी जो इस युद्ध में उनके द्वारा जो झंडा जो है, मानतलाई का झंडा जो फोर जैक के पास आज भी इस युद्ध की यादगार के रूप में जम्मू में है, उस युद्ध का मैं किस प्रकार से एक योद्धा स्ट्रैटेजिक दृष्टि से जो है वो काम करता है। 7 अगस्त 1841 को जब ये टोक प्रोल का युद्ध हुआ तो उसमें डोगरा सेना, डोगरा मतलब जनरल जोरावर सिंह की सेना जो थी वो रेस्ट कर रही थी रात को, और रात को जो है वो अचानक तिब्बतियों ने हमला किया। मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूं कि भारत की जो युद्ध पद्धति है और विदेशियों की जो युद्ध पद्धति है उसमें हमेशा दिन रात का अंतर रहा है। छिपकर वार करना, घात करना, पीछे से धोखा देना, विश्वासघात करना, ये सारी की सारी जो बातें हैं वो इनके सैन्य, विदेशियों के सैन्य इतिहास में दिखाई देती हैं, भारत के सैन्य इतिहास में नहीं। जब ये सेना सारी सो रही थी तो ऐसे समय में रात को अचानक जो है वो अटैक कर दिया जाता है और रात के अंधेरे में ये जानकारी नहीं लगती कि कौन आक्रमण करने वाले हैं और कौन सामने लड़ने वाले हैं। तो जोरावर सिंह को जब ये जानकारी लगी तो वो अपने उससे निकले, अपने खेमे से निकले, अपने टेंट से बाहर निकले और एकदम से उन्होंने एक विषय रखा कि हमारे जो सैनिक हैं, क्योंकि डोगरी भाषा बोलते थे, तो उन्होंने कहा कि जम्मू राज की जय और उत्तर आएगा शीतला माता की जय। मतलब जब अंधेरे में आप युद्ध कर रहे हैं तो आपका सैनिक जम्मू राजे की जय बोलेगा तो वहां से दूसरा जो आंसर देगा वो शीतला माता की जय बोलेगा। अगर ये नहीं बोल सकता है, नहीं उधर से जवाब आ रहा है, तो इसका मतलब वो शत्रु है। तो इस प्रकार से रात के अंधेरे में इस प्रकार से इस युद्ध को जीतना एक बहुत बड़ी जो है वो युद्ध उपलब्धि हम लोग जो है वो इनकी मान सकते हैं। जोरावर सिंह के संदर्भ में जैसे मैंने नरसिंहदास नरगिस की बात की या उस समय के तात्कालिक जो लेखक उनकी बात की, इसमें एक जिक्र मैं आपके साथ जरूर करना चाहता हूं साझा, वो है शिव निर्मोही जी का, जो वर्तमान में पद्मश्री उनको मिला है। और मेरे व्यक्तिगत
उनके साथ मुझे मौका मिला उनके साथ बातचीत करने का, उनके साथ मिलने का, बैठने का। तो शिव निर्मोही जी के साथ चूंकि उनकी एक पुस्तक थी डुग्गर देश का इतिहास, उसमें उन्होंने लोक गाथाओं के संदर्भ में चर्चा की थी कि जोरावर सिंह की लोक गाथाएं भी उस क्षेत्र में गाई जाती हैं, लेकिन किसी भी लोक गाथा का वर्णन उन्होंने उसमें नहीं किया था। चूंकि मेरी जिज्ञासा ये थी कि जोरावर सिंह के संदर्भ में लोक गाथा अगर कोई आती है तो उस संदर्भ में, क्योंकि लोक गाथाएं भी वर्तमान परिवेश में हमारे इतिहास की बहुमूल्य धरोहर हैं, जो एक नया दृष्टिकोण और इतिहास लेखन में हमारे लिए अग्रणी भूमिका जो है वो निभाती हैं। तो चूंकि मैंने उनसे बात की कि आपने उसका जिक्र किया है, तो उन्होंने कहा कि 1947 से पहले कोई दरवेश नाम के व्यक्ति, एक समुदाय वहां पर रहता था, वो जोरावर सिंह की गाथाएं गाया करता था, जो उन्होंने सुना। मतलब उन्होंने जो वर्णन किया, उन्होंने कहा कि मैंने सुना कि वो गाते थे, लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो वो चले गए और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं रहा। तो वो गाथा कहाँ है, किसके पास है, किसने गाई है, इस प्रकार की कोई वर्णन जो है वो नहीं मिला। लेकिन इतना जरूर है कि जोरावर सिंह की वीर गाथाएं जो हैं वो उस क्षेत्र में उस समय गाई जाती रही होंगी। आज भी हम लोग देखते हैं, जो फ्रेंके ने जब इनके ऊपर काम किया तो उन्होंने लद्दाख में गाई जाने वाला जो एक गीत है, जो इनकी पत्नी आशा देवी के संदर्भ में उसमें लिखा गया है, उसका वर्णन जो है वो एक बड़ा मार्मिक वर्णन जो है वो इसमें उसका आता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जोरावर सिंह जो है वो किस प्रकार से अपने बड़े शिद्दत के साथ, बड़ी वीरता के साथ, कौशल के साथ, पराक्रम के साथ इस पूरे क्षेत्र को अपने सामरिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण हो सकता है उसको अपने साथ, मतलब जम्मू रियासत के साथ मिलाने का प्रयास किया। जिस प्रकार से जिगर हमारे पास आता है, जैसे मैं बात कर रहा था बीच में कि नरसिंह दास नरगिस ने भी लिखा है और भी महाता वस्ती राम ने भी लिखा है कि जब मानसरोवर कैलाश मानसरोवर के यमुनाएं वहां पर पहुंच रही थी तो कैलाश मानसरोवर में जोरावर सिंह का जो जाना था वो उनका राष्ट्र के प्रति अध्यात्म व सांस्कृतिक परिकल्पना को दर्शाता है, क्योंकि वो वहां पर उस क्षेत्र में जाने से पूर्व अपनी सेना को एक आदेश देते हैं कि हम 2 दिन तक यहां पर रेस्ट करेंगे, जो कि मानसरोवर से 3 किलोमीटर पीछे है, क्योंकि मानसरोवर एक पवित्र झील है, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी खून खराबा जो है वो नहीं होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से उन्होंने अपनी सेना को 2 दिन वहां रखा, वेट किया और उसके बाद सेना की ड्यूटी लगाई कि आप इसकी परिकल्पना में वहां पर खड़े रहेंगे। और जोरावर सिंह स्वयमेव मानसरोवर झील पर गए, कैलाश पर्वत की उन्होंने परिक्रमा की और वहां पर जो है वो उन्होंने एक शीतला माता की मूर्ति भी स्थापित जो है वो की थी मानसरोवर के किनारे। इस संदर्भ में स्वामी प्रणवानंद की जो किताब है, तरुण विजय जी का जो एक साक्षात शिव से संवाद है, इस संदर्भ में लद्दाख मानसरोवर की यात्रा के ऊपर जो जाने वाले लेखक हैं, जो जाने वाले यात्री हैं, उन्होंने जब वो अपना वर्णन वहां पर उस यात्रा का करते हैं तो वहां पर एक वर्णन सिंह के छोरतन का आता है। सिंह का छोरतन शायद ही ना केवल भारत बल्कि विश्व के सैन्य इतिहास के ऊपर जब हम चर्चा और परिचर्चा करते हैं तो शायद ही कोई ऐसा उदाहरण मिलता होगा कि एक जीती हुई सेना, जो तिब्बती और चीनियों की सेना थी, जीती हुई सेना ने जो पराजित सेनापति था जनरल जोरावर सिंह, उसकी वीरता, कौशल, पराक्रम को देखते हुए उसकी वहां पर एक समाधि बनाई जिसको सिंह का छोरतन जो है वो कहा जाता है, और आज भी वो समाधि जो है वो वहां पर है। तो इस प्रकार जोरावर सिंह के पराक्रम, वीरता, शौर्य से कितने कायल थे वो लोग, हम लोग इस बात का अनुमान लगा सकते हैं। कोई भी ऐसा उदाहरण अगर विश्व के इतिहास में कहीं मिलता है तो हमें उसको देखना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। मुझे ये लगता है कि भारत के सैन्य इतिहास में ही ये उदाहरण जो है वो मिल सकता है और है। तो इस प्रकार उन्होंने वहां पर वो परिकल्पना की और वो किस प्रकार से इतने धर्मपरायण थे। और हम लोग देखते हैं कि जब स्कर्दू को उन्होंने अपने अधीन किया था तो उसमें भी उन्होंने एक विषय रखा था कि गौवंश की किसी भी प्रकार की हत्या वहां पर नहीं की जाएगी, अगर कोई ऐसा करता है तो उसको दंडित किया जाएगा। ये उनकी धर्मपरायणता जो है वो दर्शाती है। तो इस प्रकार
यदि हम लोग देखें कि जनरल जोरावर सिंह जो हैं वो एक राष्ट्र की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामरिक परिकल्पना को जो है वो पूरा करते हैं। और इन बिंदुओं को जब हम चर्चा करते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, जब हम लोग देखते हैं कैलाश मानसरोवर के संदर्भ में वो अपनी सेना के साथ चर्चा करते हुए कहते हैं कि ये राजा मानधाता का क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र है। इस संदर्भ की चर्चा वो अपने सेनापतियों, अपने जो सैनिक हैं उनके साथ करते हैं। जब लामा उनके साथ चर्चा करते हैं तो लामा के साथ भी वो ये इस प्रकार का चर्चा में जो है वो बात करते हैं। तो हम लोग देखते हैं सांस्कृतिक दृष्टि से, हम देखें किसी भी प्रकार के अन्य संस्कृति को हराश इन्होंने नहीं पहुंचाया। वहां का कल्चर, वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता। और अगर हम लोग सैन्य दृष्टि से एक बात देखें, अगर हम लोग ये मान भी लें, या जो चर्चाएं परिचर्चाएं समाज में बाकी जगह पे आती हैं, अगर उनको हम मान भी लें, तो जब हम लोग पश्चिमी तिब्बत के क्षेत्र में यात्रा की, इनकी अभियान की बात करते हैं, तो उस अभियान में डोगरा सैनिक, लद्दाखी सैनिक और वल्ती सैनिक, तीनों प्रकार की सेनाओं का सम्मिश्रण उसमें मिलता है। और सबसे बड़ी बात, जो सामान रसद ले जाने वाले लोग हैं, बंदूकों को, तोपों को ले जाने वाले लोग हैं, अन्य सामान को ले जाने वाले लोग हैं, जिनको उसमें शब्द टट्टू प्रयोग किया गया है, वो जो लोग हैं वो कौन है? वो वहां के लोग हैं। जोरावर सिंह ने अपने ट्रांसलेशंस के लिए, अपनी बातचीत तिब्बतियों के साथ करने के लिए, या उस लैंग्वेज में भोटी भाषा में बात करने के लिए, उन्होंने जो है ट्रांसलेटर साथ में रखा था। वो बात उनके साथ, उनकी विषय को, वार्ता को उनके साथ डिस्कशन और डायलॉग्स करता था। कितना बड़ी बात है। मतलब आज के परिदेश में, आज के प्रेक्ष्य में हम लोग जब इस बात को देखते हैं कि ऐसी स्ट्रेटेजी युद्ध की दृष्टि से आगे दृष्टिकोण, उनका जो युद्ध का दृष्टिकोण है, युद्ध में जाने की कला, युद्ध को करने की कला, ये सारी की सारी दृष्टि जब हम लोग उनके ऊपर डालते हैं तो एक अविस्मरणीय व्यक्तित्व का हमें ये प्रदर्शित होते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जोरावर सिंह ने सामरिक दृष्टि से उस क्षेत्र को, वो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है जम्मू के लिए, कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है भारत के लिए, ये हम आज हम लोग इसके ऊपर आंकलन कर सकते हैं। मैं आप सभी के साथ चर्चा करते हुए एक बात करना चाहता हूं, यदि लद्दाख का क्षेत्र जनरल जोरावर सिंह के द्वारा भारत, जम्मू से ना मिलाया होता और आज वो भारत का अभिन्न अंग ना होता, तो आज आक्रांताओं की सेनाएं कहाँ होती। यदि आज हमारे सैनिक सुदूर हिमालय में पर्वत की ऊंची चोटियों के शिखरों के ऊपर बैठे हुए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग जनरल जोरावर सिंह के इस योगदान को विस्मृत नहीं कर सकते। मैं ये बात आपके साथ विस्मृत का शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि जोरावर सिंह के संदर्भ में केवल एक रियासी में गवर्नमेंट कॉलेज चलता है, जम्मू यूनिवर्सिटी में एक ऑडिटोरियम बना दिया गया है, रियासी में एक स्टैच्यू लगा है, एक रेलवे स्टेशन के पास जम्मू में स्टैच्यू लगा है। हिमाचल प्रदेश में यदि हम लोग देखें तो मुझे ये लगता है, जो मेरा अपना अध्ययन है उसके आधार पर, कि 1995 में जनरल जोरावर सिंह स्मारक समिति धनेटा में संचालित हुई और उसने 1995 में जनरल जोरावर सिंह के नाम से एक महाविद्यालय यहाँ पर चलाया। उसके बाद वर्तमान में एक स्टैच्यू हमारा धर्मशाला में लगा है जो युद्ध स्मारक बना है, लेकिन विडंबना है कि उसके इतिहास जो नीचे लिखा गया है उसमें भी कई प्रकार की त्रुटियां उसमें दिखाई देती हैं। इसके अलावा हम जोरावर सिंह को किस परिदृश्य में और कहां पर देखते हैं इतिहास में, ये एक सोचने का विषय है। इसलिए मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस महान योद्धा के संदर्भ में मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी के मार्गदर्शन और सहयोग से हम एक दिशा में आगे बढ़े। आज उस विषय को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मैं एकेडमी को, विशेषकर डॉक्टर करण सिंह जी को एक बहुत बड़ी बधाई मैं देता हूं कि मुझे आप सभी सुधी पाठकों के साथ, मुझे भी एक इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते जो साहित्यिक संवाद है उसमें एक इतिहास के विद्यार्थी को लाकर आपके साथ एक चर्चा और परिचर्चा करने का मौका दिया। हमारे जोरावर सिंह के संदर्भ में हमारे पास
अध्ययन के लिए बहुत सारे विकल्प, बहुत सारी संभावनाएं आगे हैं। तो इस प्रकार से जोरावर सिंह का जो जितना हम लोग योगदान की बात करते हैं, जिस योगदान को हम लोग आगे देखते हैं, उसको आज भी विस्मृत करना जो है वो बड़ा मुश्किल है। जनरल जोरावर सिंह के संदर्भ में एक थोड़ा साहित्यिक भी चर्चा आपके साथ कर लूँ। नरसिंह दास नरगिस जी लिखते हैं, एक व्याख्यान वहाँ पर देते हैं कि जब जोरावर सिंह किश्तवाड़ से जाने लगे लद्दाख के अभियान की ओर, तो उनके एक वज़ीर ने कहा कि ये तो नेवलों के ऊपर जो है वो हीरे जवाहरात लाएंगे। तो जोरावर सिंह ने उसमें तो कुछ नहीं बोला, वो व्यंग था, लेकिन वो चले गए। और जब वो लद्दाख गए तो वहाँ पर उन्होंने जो है वो कुछ नेवलों को भी प्रशिक्षण दिया, और वहाँ से वो कुछ जो लाए उसको उन्होंने नेवलों के साथ उनको पोटलियाँ बनाई और उनको सिखाया, उनको चलना अपने साथ चलाया। जब वो वहाँ से वापस आ रहे थे, पहली बार जीत के वापस आए, तो उनके साथ वो नेवले भी आए और उनके ऊपर जो है वो धन या अर्शफियाँ जो भी था वो रखे हुए थे। तो वो जो है वो बहुत शर्मिंदा हुआ जिस व्यक्ति ने उनके ऊपर इस प्रकार का कमेंट्स जो है वो किया है। वो एक वर्णन और करते हैं, वो भी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। और वो कहीं और भी 2 जगह पे वो वर्णन आता है कि जब वो पहली बार लद्दाख को जीतकर वापस आ रहे थे, तो जोरावर सिंह की स्वागत के लिए उन्होंने अपने वज़ीर को भेजा। स्वयं भी गुलाब सिंह आगे बढ़े और उनको गले लगाया। और जयदेवा जो था वो उसमें केवल शाही परिवार के जो व्यक्ति हैं उनके लिए उद्बोधन किया जाता था। और दरबार में ये बात प्रेषित की गई, बताया गया कि आज के बाद जोरावर सिंह के लिए भी संबोधन जयदेवा का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा ये बात कही गई कि उनकी क्योंकि रुतबा बढ़ा, वजीर थे, अब वो एक क्षेत्र को जीत कर आए हुए थे, तो गुलाब सिंह ने उनको अपना भाई कहा कि आप मेरे भाई हो, हम 3 भाई हैं, आप हमारे चौथे भाई हैं। नरसिंह दास नरगिस सहित कुछ और विद्वानों ने एक वर्णन किया है कि जोरावर सिंह ने उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई सैलरी नहीं ली, कि भाई से कभी कोई भाई वेतन नहीं लेता, आज के बाद मैं आपका भाई हूं और आपकी उतरन नहीं पहनूंगा। मतलब जो गुलाब सिंह कपड़े पहनते थे उन्हीं कपड़ों को 1835 के बाद जोरावर सिंह ने पहना है, अपने लिए कोई कपड़े और किसी भी प्रकार की सैलरी जो वो उन्होंने नहीं ली है। आज यदि आप रियासी जाएंगे तो रियासी में जो विजयनगर जाएंगे तो जो घर उनका वहाँ बना है, जब आप उसको देखेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। जिस व्यक्ति ने भारत की सीमाओं को, जिस व्यक्ति ने इतने सुदूर हिमालय तक पहुंचा दिया, आज उस घर की दुर्दशा क्या है उसको देखकर आंखों से पानी निकलता है। मैं चर्चा में ये विषय आपके साथ जोड़ रहा हूँ। और भी कई वर्णन जोरावर सिंह के संदर्भ में। मरमट गलियां में आज भी एक बहुत बड़ा मुसल वहां पर मिलता है जिसको कोई नहीं उठा सकता। तो नरसिंह दास नरगिस और बाद के आज भी लोग वहां पर ये बात कहते हैं कि ये जोरावर करते थे। नरसिंह दास नरगिस ने एक और बात ये लिखी है अपनी किताब में, उन्होंने एक राइटिंग, क्योंकि मैं ये इसलिए कोट कर रहा हूँ कि संवाद के दृष्टिकोण से कि किस प्रकार से उन्होंने ये बात रखी है, उसमें ये भी उन्होंने दिया है कि जोरावर सिंह जो थे वो पहले वहाँ पर उन्होंने किसी योगी से शिक्षा प्राप्त की और वो एक योगी के साथ ही योग में उनके साथ रहना चाहते थे। तो बाद में किसी विषय को लेकर मतभेद हो गए। मतभेद का विषय भी मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पर मियाँ डीडो का एक नाम आता है जो कि सिखों के महाराजा रणजीत सिंह के खिलाफ वहाँ पर अपना अभियान चलाए हुए थे। जोरावर सिंह जब मरमत गलियाँ में थे तो वहाँ पर जसवंत सिंह के पास मियाँ डीडो आए और उनकी सेवा का जो कार्यभार था वो जोरावर सिंह को दिया गया। जब जोरावर सिंह उनकी सेवा कर रहे थे तो रात को क्या हुआ कि किसी क्षेत्र में किसी एरिया में जगराता लगा था और ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही थी। मियाँ डीडो ने सोचा कि ये उनको पकड़ने के लिए, पकड़वाने के लिए किसी प्रकार की योजना है शत्रुओं की, और उन्होंने उस पूरे गांव के ऊपर, पूरे गांव को आग लगा दी और वहाँ से वो चल दिए। जसवंत सिंह जब वापस आए तो उन्होंने जोरावर सिंह को कहा कि आपने ये क्या होने दिया, आपने इस विषय को क्यों नहीं रोका या इस सारी बात को क्यों नहीं रोका। तो इस विषय को लेकर जसवंत सिंह और जोरावर सिंह में किसी विषय को लेकर, इसी बात को लेकर जो है वो मतभेद पैदा हो गया
और वहाँ से वो मरमत गलियों को छोड़कर वो जो है वो उनकी सेवा में, उनकी सेना में, गुलाब सिंह की सेना में बाद में आ गए। तो इस प्रकार के कई वर्णन जो हैं। और लद्दाखी एक किताब पंजाबी में प्रकाशित हुई है पटियाला से, गुरबख्श सिंह जी की, शायद वही नाम है, मैं भूल रहा हूँ, ना भूल रहा हूँ तो। उसमें उन्होंने लिखा है, पंजाबी में वो किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है कि जोरावर सिंह जब वहाँ पे लड़ रहे थे या जब वो लड़े, मैं ये घटना आपके साथ उनकी बात को पीछे करते हुए इस घटना को मैं साथ में जोड़ूंगा। 10 दिसंबर 1841, 10 दिसंबर 1800 दिसंबर के महीना हम आंकलन लगा सकते हैं, सर्दी का मौसम। और जब वो तीर्थपुरी में थे तो ऐसे समय में तिब्बतियों ने जो है वो उनके ऊपर अटैक कर दिया। 3 दिनों तक, 12 दिसंबर 1841 तक, मतलब 3 दिनों तक जोरावर सिंह अपने 2000 सैनिकों के साथ 10,000 तिब्बती सेना के साथ लड़ते रहे। और उन्होंने उस किताब में वर्णन किया है कि जोरावर सिंह को मारने के लिए एक सोने का बुलेट बनाया गया था तांत्रिक करके। और जब वो नेज़ा उनके ऊपर, पीछे से बाद में नेज़ा मारा गया था उनके ऊपर, वो उसके ऊपर से अटैक किया गया था, उनको पीछे से घात लगा के उनके ऊपर वार किया गया था, क्योंकि वो गोली लगने के बाद भी, कंधे पर गोली लगने के बाद भी तलवार से जो है वो लड़ रहे थे। किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनके नज़दीक आ सके। इतनी बलशाली और इतना पराक्रम उनका था, इतना तेज उनके अंदर था। महाता बस्तीराम उसमें तीर्थपुरी से लगभग 100-200 मीटर की दूरी के ऊपर थे। तो ऐसे समय में जब वो वहाँ पर थे तो वो इनकी सेना के साथ नहीं मिल पाए। तो महाता बस्तीराम जो हैं वो बाद में अल्मोड़ा के रास्ते से होते हुए, लुधियाना से रास्ते से होते हुए जम्मू पहुँचे। और बाद में वो लद्दाख जो बना उसमें जो है वो उन्होंने जो है वो आकर अपना अकाउंट लिखा था। मैं एक चीज़ और आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, हमारे पास 5-1 मिनट हैं, कि जब हम रियासी में गए तो वहाँ का एक मैं विचित्र वर्णन आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आप कहेंगे कि इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते सारी बात इतिहास की ही बोल रहे हैं। जब मैं वहाँ पर पूरे गांव में घूमा, आप यकीन नहीं मानेंगे, विजयनगर में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे हिमाचल के हैं। जोरावर सिंह के एक दोस्त धर्म सिंह का वर्णन मिलता है, जिनके बेटों के साथ मुझे वहाँ पर मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके उत्तराधिकारियों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जोरावर सिंह जो है वो पूरी की पूरी, देखिए वहाँ मैं ये साझा इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ पर कोई भी जाति बिरादरी हो, हर प्रकार की जाति बिरादरी के जो लोग हैं वहाँ पर वो सारे के सारे हिमाचल से हैं। और धर्म सिंह जो हैं वो बोंगटा से हैं। और ये इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि बोंगटा के क्षेत्र की ज़मीन जब पोंग में आई तो उन लोग जो वहाँ पे विस्थापित हुए हैं उन परिवारों को जम्मू में जो है वो उसका मुआवजा मिला है। तो जोरावर सिंह के संदर्भ में बचपन से उनके दोस्त धर्म सिंह की जो बात आती है कि वो बोंगटा से थे, वो इस बात को शोध के आधार पर उनकी भी रियासी से रेवेन्यू रिकॉर्ड निकाला गया और बोंगटा से जो उनका है रेवेन्यू रिकॉर्ड निकाला गया, तो दोनों मैच करते हैं। मतलब एक ही प्रकार का कुर्सीनामा और एक ही प्रकार का वर्णन जो है वो मिलता है। इसलिए बोंगटा के साथ जनरल जोरावर सिंह का क्या रिलेशन था, धर्मचंद जी के साथ वो जो उनके वो थे वहाँ गए थे, ये सारा का सारा विषय जो है वो एक खुली किताब है, जिसके ऊपर हम लोग जो हैं वो और भी अभी चिंतन मंथन अध्ययन इसके ऊपर जो है वो चल रहा है। तो पूरा का पूरा वहाँ का जो परिवार, एक बच्चा जो है वो आज वहाँ पर वज़ीर के नाम से, जोरावर सिंह वज़ीर थे बनाए हुए, किश्तवाड़ के उनको वज़ीर बना दिया गया था, इसलिए वज़ीर के नाते जो है वो आज के बच्चे की जवान के ऊपर वहाँ पर जोरावर सिंह की वीर गाथाएँ जो हैं वो उनके मन मस्तिष्क के ऊपर जो है वो बनी पड़ी। मैं अपने विषय को आगे बढ़ाता हुआ, क्योंकि समय की अनुपालना को करते हुए मैं एक बात आपके साथ कहना चाहता हूँ। हाँ, बोंगटा है वीरेंद्रवीर जी, बोंगटा शब्द है देरा के पास। वर्तमान में अगर सुदूर हिमालय में यदि भारत खड़ा है, भारत सामरिक दृष्टि से आज सभी को वहाँ पर जो है वो अपने सुदूर हिमालय में अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहा है, तो उसमें जोरावर सिंह का जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमें
इस महान योद्धा की वीर गाथा को हर एक घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। मैं ये कंक्लूड करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, केवल यही नहीं, हिमाचल प्रदेश नहीं, पूरे देश भर में बहुत सारे योद्धा ऐसे हैं जिनके संदर्भ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हैं वो अभी सामने नहीं आई है। राम सिंह पठानिया के संदर्भ में एक बार का वर्णन हमारे पास आता है, जग सिंह पठानिया के संदर्भ में एक बार का वर्णन हमारे पास आता है, चंद्रभान के संदर्भ में एक बार का वर्णन हमारे पास आता है। हमारा जो लोक साहित्य है, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ एकेडमी को कि आज उन्होंने इतिहास को साहित्य के साथ, इतिहास और साहित्य तो दोनों पैरेलल हैं, लेकिन इसके साथ एक अपने विचार साझा करने का मौका दिया। लोक गाथाएं, हमारी लोकोक्तियाँ, हमारी जो कहावतें हैं, हमारी जो लोक में जो विचार हैं, जो लोक में जो कुछ संवाहित है, वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। आओ सब हम लोग इकट्ठा होकर ये प्रयास करें कि गांव गांव के इतिहास में हम लोग इतिहास के उन सुनहरे पन्नों को निकालें जिसके आधार पर हम लोग जो हैं वो अपने देश की जो गौरव गाथा है वो सभी के सम्मुख जो वो रख सकें। जो अभी हम लोग कुछ हम लोग पढ़ते और पढ़ाते आए हैं, हो सकता है कि इससे भी बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हैं वो अभी समाज में देने की आवश्यकता है। मैं इस संदर्भ में एक और बात आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। हितेंद्र जी का अगर थोड़ा सा मुझे आदेश हो कि हम लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि जो वीर गाथाएं, चाहे उसमें हारुल हो या गाथाएं हो, बार्ज हो, जो भी शब्द हम उसको प्रयोग करते हैं, हम नए इतिहास की दृष्टि से, नए दृष्टिकोण से इतिहास की वो कड़ियों को जोड़ते हैं और उन कड़ियों को जोड़ते जोड़ते एक नया इतिहास जो है वो हम सभी के सामने आ सकता है यदि इसमें हम सभी सुधी जन जो हैं वो आगे बढ़कर आगे आएं और इस बात को करें। तो आपने सभी ने बड़ी शिद्दत के साथ मेरा उत्साहवर्धन किया, मार्गदर्शन किया, आपका निरंतर सहयोग हमें मिला। मैं इसके लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ में मैं एकेडमी को, विशेषकर एकेडमी को और डॉक्टर करम सिंह जी को, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और साथ में धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने साहित्य के इन पुरोधाओं के साथ जो हिमाचल प्रदेश या देश के एक नए दृष्टिकोण से अपने विचारों को पोषित करते हुए, प्रेषित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इनके साथ इस इतिहास के छोटे से विद्यार्थी को अपना विचार साझा करने का मौका आपने मुझे दिया। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं हितेंद्र जी का भी बहुत बहुत, और उनकी टीम का, जो सारी टीम है, मैं सभी के नाम यहाँ पर नहीं ले सकता हूँ, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने ये मौका मुझे दिया। कभी इस प्रकार का संवाद या चर्चा का कभी मौका मिले तो हम सभी ऐतिहासिक पक्ष से भी इन सारे दृष्टिकोण को देखते हुए इतिहास के विद्यार्थियों को, साहित्य के विद्यार्थियों को आगे आने का मौका दें और उनको इन विषयों के ऊपर चर्चा और परिचर्चा करने का, शोध करने का मौका दें। एकेडमी को एक बार बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम करते हुए आप सभी को नमस्कार करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल, धन्यवाद।